नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम, समाज और कानून तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शादी के नाम पर जमीन हड़पने का एक संगठित खेल चल रहा था? क्या आदिवासी महिलाओं को मोहरा बनाकर करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया गया? और क्या कानून की आंखों में धूल झोंककर पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की गई? दुग्धी तहसील के गांव से जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बाहरी राज्यों से आए लोगों ने पहले शादी की, फिर उसी के सहारे जमीनों की रजिस्ट्री करवाई और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। अब प्रशासन ने एक्शन लिया है, जमीन वापस ली जा रही है और आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह खेल आखिर कब से चल रहा था और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे पूरी सच्चाई, आपको पूरी खबर से वाकिफ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां अब सिर्फ जमीन का मामला ही नहीं बल्कि एक बड़े साजिश की परतें खुल रही हैं। दुग्धी तहसील का बघाड़ू गांव, जहां चुपचाप धीरे धीरे एक ऐसा खेल खेला गया जिसने कानून, सिस्टम और समाज तीनों को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। बाहरी राज्यों से आए लोग पहले रिश्ते बनाए, फिर आदिवासी महिलाओं से शादी की और उसी शादी को बना दिया जमीन कब्जाने का जरिया। कागजों में सब कुछ सही दिखता रहा, जमीन आदिवासी महिलाओं के नाम पर थी, रजिस्ट्रियां भी वैध थी, लेकिन असल में कब्जा किसी और का था। बहादुर अली, सिराज और तनवीर जैसे नाम सामने आए जिन्होंने एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया। एक के बाद एक जमीन खरीदी गई और फिर वहां बाहरी लोगों को बसाया गया। धीरे धीरे बघाड़ू गांव की तस्वीर बदल गई। 2 परिवारों से शुरू हुआ सिलसिला सैकड़ों परिवारों तक पहुंच गया। इस खेल में सबसे ज्यादा शिकार बनी आदिवासी महिलाएं। कहीं लालच दिया गया, कहीं दबाव बनाया गया और कहीं धमकियां तक दी गई। रेणु कुमारी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां शादी के नाम पर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की गई। अब प्रशासन एक्शन में है, 15 बीघा जमीन वापस ली जा चुकी है और आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह खेल यही खत्म होगा या इसके पीछे और भी बड़े चेहरे सामने आएंगे? सोनभद्र की यह कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सामने आई यह खबर सिर्फ एक जमीन कब्जाने का मामला भर नहीं है, बल्कि एक संगठित तरीके से चलाए गए ऐसे नेटवर्क का खुलासा है जिसमें कानून की खामियों, सामाजिक संरचना और आदिवासी समुदाय की मजबूरी का फायदा उठाकर करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश रची गई। दुग्धी तहसील के बघाड़ू गांव और उसके आसपास के इलाकों में जो कुछ हुआ वो ये दिखाता है कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से बाहरी राज्यों से आए मुसलमानों ने स्थानीय आदिवासी महिलाओं को निशाना बनाया और शादी के नाम पर जमीनों पर कब्जा जमा लिया। पूरी कहानी को अगर शुरुआत से समझे तो पता चलता है कि यह कोई अचानक से हुआ मामला नहीं है, बल्कि कई सालों से धीरे धीरे पनप रही एक रणनीति थी। उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में आदिवासी जमीनों को लेकर सख्त नियम है। कानून साफ कहता है कि अनुसूचित जनजाति की जमीन केवल उसी समुदाय के लोग खरीद सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। इसी नियम को तोड़ने के लिए एक ऐसा रास्ता निकाला गया जिसमें कागजों पर सब कुछ वैध दिखे, लेकिन असल में पूरा नियंत्रण किसी और के हाथ में रहे। बाहरी राज्यों से आए कुछ मुसलमानों ने इस कानून को दरकिनार करने के लिए सबसे पहले स्थानीय आदिवासी महिलाओं को निशाना बनाया। उनसे शादी की गई, लेकिन शादी के बाद भी दस्तावेजों में महिलाओं की पहचान और नाम वैसे ही रखे गए जैसे पहले थे, यानी कि आदिवासी नाम। इसका फायदा यह हुआ कि जमीन की रजिस्ट्री आदिवासी महिला के नाम पर होती रही और कानूनन वो पूरी तरीके से वैध भी दिखती रही। लेकिन असल में उस जमीन पर कब्जा और नियंत्रण उन बाहरी लोगों का हो गया जिन्होंने शादी के जरिए इस पूरे सिस्टम में एंट्री ली थी। जांच में सामने आए नामों में बहादुर अली, सिराज और तनवीर जैसे लोग शामिल हैं। इन लोगों ने सिर्फ शादी ही नहीं की बल्कि एक पूरा नेटवर्क तैयार किया। बहादुर अली का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। बताया गया कि उसने एक आदिवासी महिला से शादी की और उसके नाम पर करीब 19 अलग अलग जगहों पर जमीनें खरीदी।
यह जमीन कागजों में उसकी पत्नी की थी, लेकिन वहां बसने वाले लोग उसके अपने रिश्तेदार और जानने वाले थे। धीरे धीरे इस जमीन पर करीब 17 बीघा इलाके में बाहरी लोगों को बसाया गया। तनवीर का मामला भी कुछ ऐसे ही है। उसने कुंती जगते नाम की महिला से शादी की और उसके नाम पर जमीन खरीदकर वहां झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों को बसाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने वहां दुकानें खोली, घर बनाए और धीरे धीरे पूरे इलाके की तस्वीर बदलने लगी। बाहर से देखने पे सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा बदलाव चल रहा था जिसे आम लोग समझ नहीं पा रहे थे। दुद्धी क्षेत्र के बघाड़ू गांव में यह बदलाव सबसे ज्यादा साफ दिखाई दिया। जहां पहले कुछ गिने चुने परिवार थे, वहां अचानक परिवारों की संख्या बढ़ने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में सिर्फ 2 परिवार आए थे, लेकिन कुछ ही सालों में यह संख्या बढ़कर करीब 200 परिवारों तक पहुंच गई और वहां लगभग 1000 लोग जो कि आदिवासी भी नहीं थे वो आकर के बस गए। यह कोई सामान्य जनसंख्या वृद्धि नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस पूरे खेल में एक और अहम पहलू सामने आया है और वो ये है कि आदिवासी समुदाय की आर्थिक और सामाजिक मजबूरी। आरोप है कि कई मामलों में आदिवासी महिलाओं या उनके परिवारों को मामूली पैसे देकर उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। उन्हें यह समझाया गया कि जमीन उनके ही नाम पर रहेगी, लेकिन असल में उस जमीन का उपयोग और नियंत्रण पूरी तरह से बाहरी लोगों के हाथ में चला गया। कन्हर बांध परियोजना के दौरान हुए विस्थापन ने भी इस पूरे खेल को और तेज कर दिया। जब लोग अपने घरों से उजड़ रहे थे और नई जगहों पर बसने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इस तरह के नेटवर्क ने अपने पैर तेजी से फैला लिए। इस अफरा तफरी और अनिश्चितता के माहौल का फायदा उठाकर जमीनों पर कब्जा करना और ज्यादा आसान हो गया। इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू तब सामने आया जब पीड़ित महिलाओं की आवाज सामने आई। मीडिया के रेणु कुमारी नाम की एक युवती ने खुलकर आरोप लगाया कि उस पर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसने बताया कि नसूमुद्दीन और अब्दुल सुभान जैसे लोग उसका पीछा करते थे और उसे धमकाते थे। यहां तक कि जेल से छूटने के बाद भी उसे जान से मारने की लगातार धमकियां दी गई। रेणु का कहना है कि यह सब उसकी जमीन हड़पने की साजिश का हिस्सा था। ऐसे मामलों में यह साफ होता है कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन हुआ है। शादी जैसे सामाजिक रिश्ते का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया ताकि कानून को चकमा देकर जमीन पर कब्जा किया जा सके। एक और मामला मंगल सिंह का सामने आया है, जिसकी जमीन पर शरीफ जुगनू नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। यह घटना दिखाती है कि यह सिर्फ 1-2 लोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक बड़े स्तर पर फैली हुई थी, एक बड़े स्तर की साजिश थी। जब यह मामला प्रशासन तक पहुंचा, तब जाकर जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने प्रशासन को भी चौंका दिया। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और अब तक करीब 15 बीघा जमीन को सरकार के नाम वापस कराया जा चुका है। साथ ही इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी बहादुर अली और उसके नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। बहादुर अली को इस पूरे मामले का सरगना बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने ना सिर्फ शादी के जरिए जमीनों पर कब्जा किया, बल्कि एक पूरी रणनीति बनाई जिसमें उसके परिवार और रिश्तेदार भी शामिल थे। यहां तक कि वो अपने बेटे की शादी भी इसी मकसद से करना चाहता था ताकि उसके नाम पर भी कई नई जमीनें खरीदी जा सके और इस नेटवर्क को और आगे बढ़ाया जा सके। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहले किसी आदिवासी महिला या व्यक्ति के नाम पर जमीन खरीदी जाती थी, फिर उस जमीन पर बाहरी लोगों को बसाया जाता था। इसके बाद जब सरकारी सर्वे या जांच होती थी, तो उसी नामधारी व्यक्ति से बयान दिलवा करके जमीन को अपने पक्ष में ट्रांसफर कराने की कोशिश की जाती थी। यह पूरा मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। सबसे पहला सवाल कि आखिर इतने लंबे समय तक यह सब चलता कैसे रहा और किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल थे और जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की कार्रवाई से फिलहाल यह उम्मीद जरूर जगी है कि ऐसे मामलों पर लगाम जल्द लगेगी, लेकिन यह भी सच है
कि जब तक जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत नहीं होगी और आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह के नेटवर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं। इस पूरे मामले ने यह भी दिखा दिया है कि कानून में मौजूद छोटी छोटी खामियों का कैसे बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो इसका असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक संतुलन और जनसंख्या संरचना पर भी भारी पड़ेगा। सोनभद्र का यह मामला अब सिर्फ एक जिला या एक राज्य का मुद्दा नहीं रह गया है, यह एक उदाहरण बन चुका है जो यह बताता है कि अगर सतर्कता नहीं बरती जाए तो इस तरह की घटनाएं देश के अन्य हिस्सों में हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि इस मामले में सबक लिया जाए और ऐसे मजबूत सिस्टम तैयार किए जाए जो ना सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित करे बल्कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा भी करे। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह मामला सिर्फ जमीन हड़पने का नहीं, बल्कि यह भरोसे, कानून और सामाजिक संरचना के साथ खिलवाड़ का मामला है, डेमोग्राफिक चेंज का मामला है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है और क्या यह कार्रवाई भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मजबूत संदेश बन पाती है या फिर नहीं। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार इस प्रकार की सोच और इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने की इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। और एक और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस प्रकार से डेमोग्राफी का बदलाव करने के पीछे इनकी मानसिकता क्या रही थी। आखिरकार क्यों ये लोग आदिवासियों की जो जमीन है, जो उनके अधिकार है, जो उनके मूल अधिकार है, उनको हड़पने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार कैसे अब तक ये प्रशासन की नजरों से इतना बड़ा खेल छुपाया गया। इसमें किसकी साजिश हो सकती है, किसकी नहीं, ये सब कुछ आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।